हाँ बच्चों, तीसरा प्रश्न हम पढ़ रहे थे। श्री सौंदेलकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें। श्री सौंदेलकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई है। हाँ, इसमें क्या पूछा है कि सौंदेलकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करना है। सौंदेलकर जी किस तरह से पढ़ाते थे, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं थी, अब जिनको देखकर या जिनको सुनकर जो लेखक था उसके मन में कविताओं के प्रति रुचि जागने लगी थी। अब एक तो मास्टर जी जो कविताएं पढ़ाते थे वो बहुत ही आनंद में डूब कर पढ़ाते थे। उसकी यति गति, उसकी लय, उसकी चाल, उसके बारे में बच्चों को बहुत अच्छे से वो समझाते थे। अब इसके साथ साथ अपने मित्र द्वारा लिखी गई कविताएं भी वो सुनाते थे। अंग्रेजी की भी बहुत सारी कविताएं उनको कंठस्थ थी, इसलिए वो कविताएं भी बच्चों को वो सुनाते थे, और साथ साथ में अपनी लिखी हुई कविताएं भी वो बच्चों को सुनाते थे। जो उनकी किताब में दी हुई कविताएं थी उनके जैसी ही और कवियों की कविताएं भी साथ साथ वो कभी गाकर सुनाते थे, तो कभी उनको छंदोबद्ध करके उनको रस, उनको अलंकार, ये सभी बातें उनको बताते हुए पढ़ाते थे। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मैं इतना आनंद विभोर हो जाता था उनकी कविताओं को सुनकर कि मुझे कोई भान ही नहीं रहता कि कहाँ मेरी शक्ति और कहाँ मेरे प्राण है। अर्थात इतनी रुचि लेकर कविताओं को वो सुनता था लेखक कि उन्हीं की चाल पर, वो अपने मास्टर जी की कविताओं की चाल पर ही कोई और कविताएं अपने आप वो लिखने लगा था। तो इस तरह की जो विशेषताएं थी मास्टर जी के पढ़ाने की, उनको देखकर ही जो लेखक था उसके मन में कविता लिखने की रुचि जागृत हुई। अब कविता के पहले, प्रश्न नंबर 4 है, कविता के प्रति लगाव से पहले, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। अब कविता के प्रति लगाव से पहले, जब तक उसको कविता के प्रति लगाव नहीं था तब में, और जब उसको कविताओं में लगाव हो गया तब में, उसके जीवन में या उसके प्रति लेखक की धारणा में, अकेलेपन के प्रति उसकी धारणा में क्या बदलाव आया। देखिए बच्चों, क्या है कि जब वो पहले अकेला होता था, जब तक कविता के साथ उसका लगाव नहीं हुआ था, अर्थात जब वो कविता लिखने में रुचि नहीं लेने लगा था, तब तक वो जब अकेला होता था तो उसको अकेलापन खलता था। उसको लगता था कि कोई ना कोई मेरे साथ में अवश्य होना चाहिए, या हंसते और मुस्कुराते हुए वो ये सब काम कर सकता है। लेकिन अब जब उसको कविताओं के प्रति रुचि हो गई, कविताएं लिखने में वो रुचि लेने लगा था, तो वो सोचने लगा कि अब मैं जितना अकेला रहूं उतना अच्छा है, क्योंकि जितना अकेला रहेगा उतना वो कविता लिखने का अभ्यास कर पाएगा। अकेले के मन में ज़्यादा भावनाएं उत्पन्न होंगी, और जितनी भी भावनाएं उसके मन में आएंगी, जो भी भाव आएंगे उसको अपने पन्नों पर उतार लेगा। अर्थात जब वो खेतों में भी होता था, उस समय में भी जब उसके पास कोई साधन नहीं था लिखने का, ना ही पेन था ना ही पेपर होता था, उस समय पे वो कोई भी कागज़, कोई भी पत्थर का टुकड़ा लेकर और अपनी भैंस की जो पीठ होती थी उस पर वो अपने शब्द अंकित कर देता था, या वहाँ पर कोई और पत्थर पड़ा होता तो उस पर भी लिखना शुरू कर देता था। और जब बाद में वही बातें बार बार लिख कर तो उसको कंठस्थ हो जाती है, एक अच्छी सी कविता बना लेती थी, तो बाद में उनको मिटो देता था। तो बच्चों, ये अंतर उसके जीवन में आया। जब तक वो कविताएं लिखने में रुचि नहीं करता था तब तक तो वो यही सोचता था कि मेरे साथ कोई ना कोई रहे, हंसी मजाक करे, और इस तरह से मेरे दिन का या मेरे समय का पता ही न चले कि कब मेरे घर का काम या मेरे खेतों का काम पूरा हो गया। लेकिन जब उसकी कविता में रुचि बढ़ने लगी तब उसको अकेलापन ऐसे अच्छा लगने लगा था। प्रश्न नंबर 5 है, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए, हमारे ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में, हमारे ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया बिल्कुल सही था, और उसके पिता का रवैया बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि हर एक इंसान को पढ़ने लिखने का अधिकार है। और यहाँ पर जब जो कोई बच्चा इतना मेहनती हो और पढ़ने की उसकी इतनी तीव्र इच्छा हो, तो उसको हमें कभी भी पढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। जैसा कि उसके पिता ने उसके साथ किया था कि खुद अपनी आज़ादी के लिए, खुद अपनी स्वतंत्रता के लिए वो गांव में घूमता फिरता था और बाज़ार में या रखमाबाई के पास हमेशा जाता रहता था, लेकिन अपने बच्चे को उसने काम पर लगा दिया था, तो ये बहुत ही गलत था। जब उसका बच्चा जब इतना पढ़ने में रुचि रखता है तो उसको अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए था, अपने बच्चे का जो है प्रेरित करना चाहिए था, उसका आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था। जबकि उसने अपने बच्चे का आत्मविश्वास न बढ़ाते उसको स्कूल से ही स्कूल जाना है उसका बंद करवा दिया था। और यहाँ पर जो दत्ताजी राव का और लेखक का रवैया था पढ़ाई लिखाई के बारे में, वो बिल्कुल सही था, और जो उसके पिताजी थे उसका रवैया, उनका रवैया बिल्कुल भी सही नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दत्ताजी राव
से दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा ना लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता। हाँ, अब क्या बताया इसमें कि दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा था। बिल्कुल ठीक है। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता या झूठ का सहारा यदि वो ना लेते तो आगे का घटनाक्रम क्या होता। अब आगे का घटनाक्रम यही होता कि यदि वो झूठ का सहारा ना लेते तो पिताजी जो उसको खेतों के कामों में ही लगाए रखते, खेती बाड़ी के काम में उसको लगाए रखते, ना तो वो फिर कविताएं लिख पाता और ना ही कभी शिक्षित हो पाता, क्योंकि उसके पिता तो एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति थे। वो अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझते थे और सारा दिन जो है स्वतंत्र या आज़ाद घूमते थे। और अपने बच्चे को जो उसने खेतों में लगा दिया था, बच्चा भी सारा दिन खेतों में जाता रहता, तो ना ही तो वो शिक्षा ग्रहण कर पाता और ना ही फिर उसको मास्टर जी की कविताएं सुनने को मिलती और ना ही उसकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी वो जागृत होती। अब स्कूल जाने के बाद तो उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति जो उसकी थी वो जागृत हुई और उसने पढ़ने लिखने में रुचि ली और बहुत अच्छी कविताएं वो करने लग गया, शिक्षित भी बन गया और एक बहुत अच्छा कवि भी बन गया। यदि उसकी माँ और वो लेखक दत्ताजी राव के पास न जाते तो ये जो आनंदा लड़का था ये अशिक्षित ही रह जाता और इसकी जो प्रतिभा थी जो उसके मन में ही हमेशा दबकर रह जाती। तो ये था बच्चों हमारा पाठ 2 जूझ के प्रश्नोत्तर। ये जो है आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं और ये नहीं है कि सिर्फ ये हमने 5-6 क्वेश्चन ही किए हैं यही काफ़ी हैं, नहीं, इस पाठ के आधार पर हम अनेक प्रश्नोत्तर बना सकते हैं। अनेक प्रश्न घुमा के फिरा के किसी भी तरीके से इनके, जैसे यहाँ पर मास्टर सौंदेलकर का चरित्र पूछा जा सकता है, यहाँ पर दत्ताजी राव का चरित्र पूछा जा सकता है, यहाँ पर उसके पिता का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है, यहाँ पर लेखक आनंदा के बारे में या उसकी जूझ की कहानी के बारे में, उसके संघर्ष के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जो सभी जो प्रश्न हैं ये किसी भी तरीके से आपके जो प्रश्न पत्र में आ सकते हैं। इसीलिए आप एक जो पाठ है उसको ध्यान से पढ़ेंगे और प्रश्नोत्तर जो भी अभ्यास के दिए हैं उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा लिखने की आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छा आपका लेखन होता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा उसका आरोह का जो पार्ट है वो। जब तक हम वितान के हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, वितान के हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और इन दोनों चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और प्रश्नोत्तर लिखेंगे। थैंक यू।